नमस्ते बच्चों। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेनापति का पद्य भाग। सेनापति ने जो ऋतु वर्णन किया था तो हमने वसंत ऋतु का जो वर्णन है वो पढ़ लिया था। अब हम दूसरा पद हम पढ़ रहे थे जिसमें बच्चों मैंने बताया था कि कवि ने एक साथ दो ऋतुओं का वर्णन किया है। कवि ने एक साथ दो ऋतुओं का वर्णन किया है। देखिए क्षिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर। इसमें दूसरे पद में मैंने बताया था कि कवि सेनापति ने श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ दो ऋतुओं का एक साथ वर्णन कर दिया। यहाँ पर जो शब्द हैं उनके दो दो अर्थ चल रहे हैं। एक ही ऋतु का दो ऋतुओं का एक साथ वर्णन कर दिया इन्हीं पंक्तियों में। तो वो दो ऋतुएं कौन कौन सी थी? एक ग्रीष्म ऋतु का वर्णन और एक वर्षा। ये मैंने आपको बताया था, दो ऋतुओं का एक साथ वर्णन। हमने इसको पढ़ा भी था। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो प्रश्न उत्तरों का आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें प्रश्न उत्तर और मैं एक व्याख्या हर पार्ट से आपको उस पीडीएफ में मिलेगी, करके दूंगा। तो उसमें मैं यही पद है वो व्याख्या में आपको दूंगा, क्योंकि दो ऋतुओं का वर्णन है तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब वो बच्चों जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको व्याख्या करवाई है वही है। मैंने तरीका बताया कि इस पार्ट से अगर व्याख्या आती है तो किस प्रकार से करनी है, वो एक तरीका है। प्रश्न उत्तर आपको उसमें मिलेंगे ही। तो एक बार इस पद को मैं दोबारा और बता देता हूं। देखें क्षिति अंबर जले है चारों ओर छोर, तीन तरबर सबको ही रूप हर्यो है। तो ग्रीष्म ऋतु के रूप में इसका वर्णन देखें क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, धरती। सीधा सीधा अर्थ करेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं एक बार, दोबारा हम देख रहे हैं। तो देखें क्षिति अंबर जले है चारों ओर छोर। तो ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में इसका वर्णन करें बच्चों हम, तो पहले ग्रीष्म ऋतु का कर लेते हैं, फिर वर्षा ऋतु का कर लेते हैं। कल किया था, आज फिर कर रहे हैं ताकि ध्यान में रहे। देखें क्षिति अंबर जले है चारों ओर छोर। कवि कह रहा है कि देखो धरती और आसमान तक जो गर्मी का जो तेज है वो चारों ओर फैला हुआ है। गर्मी का जो तेज है, जो गर्मी जो है, जो तेज हवाएं हैं वो चारों ओर फैली हुई हैं, यानी लू चारों ओर फैली हुई है। धरती और आकाश तक चारों ओर सब कुछ जल रहा है। जले हैं का मतलब जल रहा है। अब जले का मतलब दो होगा। वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में इसका अर्थ जल हो जाएगा, अभी जलना हो गया। तो कवि क्या कह रहा है? देखें क्षिति अंबर जले है चारों ओर छोर। देखो धरती से अंबर तक चारों ओर सब कुछ जल रहा है। इतनी गर्मी इतनी तेज है, सूर्य की प्रचंडता इतनी प्रखर है कि चारों ओर सब कुछ जलता हुआ सा नजर आ रहा है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु का वर्णन हो रहा है। तो सूर्य का जो तेज होता है वो बहुत प्रचंड होता है। सूर्य बहुत प्रचंड रूप में जलने लगता है। तो उसी का कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं देखिए क्षिति अंबर जले है चारों ओर छोर, कि देखो धरती और आसमान तक चारों ओर सब कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य का जो प्रचंड है वो इतना तेज है। तीन तरबर सबको ही रूप हर्यो है। और इस भयंकर गर्मी ने, इस सूर्य के तेज प्रकाश ने, प्रखर तेज ने जो पेड़ पौधे हैं उनकी हरियाली को समाप्त कर दिया है, सबका रूप हर लिया है, अर्थात सबकी हरियाली को समाप्त कर दिया है। क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी है तो पेड़ पौधे हैं वो भी झुलस गए हैं। ध्यान में रखना, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं हम अभी। इन्हीं पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन भी आएगा। ग्रीष्म ऋतु में उपलक्ष्य में इसका वर्णन करें। अगर ये व्याख्या पूछी जाती है तो पहले आप लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु के उपलक्ष्य में या ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, फिर पैराग्राफ चेंज करके वर्षा ऋतु, दोनों आपको अलग अलग लिखने होंगे। तो ग्रीष्म, देखिए क्षिति अंबर जले है चारों ओर छोर। कवि कहता है देखो धरती और आसमान तक चारों ओर सब कुछ जला हुआ नजर आ रहा है। सूर्य का प्रचंड इतना तेज है, सूर्य है वो इतना प्रचंड हो रहा है कि चारों ओर सबको जलता हुआ नजर आ रहा है। तीन तरबर सबका ही रूप हर्यो है। और इस सूर्य के तेज के कारण, इतनी भयंकर गर्मी के कारण, इतनी भयंकर तपन के कारण, सूर्य के इतने भयंकर तपन के कारण
जो पेड़ पौधे हैं उनका भी रूप हर चुका है, हर लिया है, अर्थात उनकी हरियाली समाप्त हो रही है। पेड़ पौधों की हरियाली वो झुलस रहे हैं। महाझर लगे ज्योति भादव की होती चले, और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ इतनी जलन हो रही है, इतनी लू चल रही है कि जैसे जंगल की आग फैलती है, जंगल में जैसे आग। भादव का मतलब यहाँ पर दो निकलेंगे वर्षा ऋतु में, तो इसका मतलब हो जाएगा भादों का महीना, भादवे का महीना। और यहाँ पर भादव का मतलब है जंगल की आग। ग्रीष्म ऋतु के उपलक्ष्य में भादव का अर्थ क्या हो जाएगा? जंगल की आग। जंगल की आग जिस प्रकार फैलती है, वैसे जो सूर्य की गर्मी है वो फैल रही है, तपन फैल रहा है। जलद पवन तन सेक मानो हरियो है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। और हवा जो है वो इतनी भयंकर गर्म हो चुकी है कि शरीर को, मनुष्यों के, पशुओं के शरीर को सेक रही है, तपा रही है। हवा जो है वो इतनी गर्म हो चुकी है कि सभी प्राणियों के शरीर को तपा रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। तो जो हवा है ग्रीष्म ऋतु की हवा, तो सूर्य की तेज के कारण, गर्मी के कारण, भयंकर लू के कारण हवा इतनी तेज गर्म हो गई है कि सभी प्राणियों के शरीर को जला रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण तरनी का मतलब यहाँ पर सूर्य से निकालेंगे, और वर्षा ऋतु में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नाव। तरनी का दो मतलब निकलेंगे। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तरनी का मतलब हम किससे लेंगे? सूर्य से। और वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में इसका अर्थ हम किससे ले लेंगे? नाव से। तो दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। सूर्य का तेज इतना प्रखर हो गया है, सूर्य है वो इतना भयंकर तप रहा है, इतनी भयंकर लू चल रही है कि लोग नदी के पानी में स्नान करना चाहते हैं। सूर्य का तेज है, तपन, सूर्य की जो तपन है वो इतनी तेज हो गई है कि लोग नदी के पानी में स्नान करना चाह रहे हैं। सिरी घन चाह चाहे वो चित धरियो है। सिरी घन चाह चाही वो चित धरियो है। लोगों के मन में ये इच्छा हो रही है कि थोड़ी देर के लिए वो पेड़ों की छाया में खड़े हो जाएं। लोगों के मन की इच्छा हो रही है कि थोड़ी देर के लिए वो पेड़ों की छाया में खड़े हो जाएं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। तो कवि सेनापति कहते हैं कि उनकी कविता की चतुराई को देखो, कविता लिखने की चतुराई को देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी उन्होंने वर्षा ऋतु के समान कर दिया। तो ये हो गया ग्रीष्म ऋतु के उपलक्ष्य में इस पद का। देखें, छिति अंबर से लेकर सम कर्यो है तक का वर्णन किस में किया हमने? ग्रीष्म ऋतु में। अभी इसी पंक्तियों का हम कवि ने दोहरे अर्थ निकाले। सलेश अलंकार का मैंने आपको कल भी बताया था प्रयोग किया है। कवि ने किसका प्रयोग किया है? सलेश अलंकार का। सलेश अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। तो सलेश अलंकार का प्रयोग करने से सलेश में क्या होता है? मैंने अर्थ बताया था आपको। सलेश का मतलब होता है चिपकना। सलेश का मतलब क्या होता है? चिपकना, यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं। तो अब यहां पर इनमें क्या होता है? हमने इन्हीं पंक्तियों का वर्णन किस में कर दिया? ग्रीष्म ऋतु में कर दिया। अब इन्हीं पंक्तियों का अर्थ, इन्हीं शब्दों में से दोहरे अर्थ निकलेंगे तो वर्षा ऋतु का वर्णन भी हो रहा है साथ ही। तो वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में देखो, देखिए छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। तो कवि वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में इसका वर्णन कर, देखो धरती से अंबर तक लेकर चारों ओर जल ही जल नजर आ रहा है। यानी वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो चारों ओर क्या नजर आ रहा है? धरती से लेकर अंबर तक चारों ओर जल ही जल नजर आ रहा है, जल प्रलय नजर आ रही है। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तो देखें, छिति धरती अंबर जले है, जल है चारों ओर छोर, चारों छोरों को हम देखें तो जल ही जल नजर आ रहा है। अब यहां पर वर्षा ऋतु में हमने जल का अर्थ क्या ग्रहण कर लिया? जल, पानी। और ग्रीष्म ऋतु में इसका अर्थ ग्रहण क्या किया था हमने? ग्रीष्म ऋतु में इसका अर्थ ग्रहण किया था जलना, तपन। तो वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में अब इसका वर्णन हम कर रहे हैं। तो देखो, छिति अंबर जले है चारों ओर छोर। देखो धरती और अंबर तक चारों ओर छोर हम देखें तो जल ही जल नजर आ रहा है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। तीन तरबर सबको ही रूप हुआ है। और इतनी भयंकर जल प्रलय के कारण, इतनी भयंकर जल प्रलय के कारण
जो पेड़ पौधे हैं उनको भी उखाड़ कर फेंक दिया। यानी जल प्रलय का मतलब बाढ़ की स्थिति जब बनती है तो पेड़ पौधे हैं उनको भी वो बाढ़ है उखाड़ के फेंक देती है, अपने साथ बहा ले जाती है। तो कह रहे हैं कि 3 तरबर सभी को रूप हरियो है। ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी के कारण, सूर्य के तेज तपन के कारण पेड़ पौधों की हरियाली नष्ट हो जाती है, वो अर्थ ग्रहण कर लिया। अब वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में क्या ग्रहण कर लेंगे कि 3 तरबर सभी को रूप हरियो है। इतनी भयंकर जल प्रलय के कारण, बाढ़ की स्थिति के कारण पेड़ पौधे हैं वो उखड़कर नष्ट हो गए हैं। महाझड़ लागे ज्योति भादव की होती जले। महाझड़, वर्षा ऋतु में झड़ लग जाती है, हल्की हल्की बूंदें भी होती रहती हैं लगातार, कभी तेज वर्षा होती है, कभी मंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति है भादवे के महीने तक। भादों, वहां पर ग्रीष्म ऋतु में हमने इसका अर्थ ग्रहण किया था जंगल की आग से, और अब वर्षा ऋतु में इसका अर्थ ग्रहण कर लेंगे भादों के महीने, भादवे के महीने के रूप में। तो महाझड़ लगे, अब झड़ लगी हुई है, वर्षा की झड़ लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है, और ये भादवे के महीने तक ऐसे ही चलती रहेगी, अर्थात वर्षा की ऋतु है वो चलती रहेगी। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है, और आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवा भी है वो शीतल हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे। दारुण तरनी, अब तरे नदी सुख पावे सब। अब उसमें हमने अर्थ ग्रहण किया था कि सूर्य की जो तपन है वो इतनी तेज हो गई है ग्रीष्म ऋतु में। हमने इसका वर्णन किया था कि दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। तो ग्रीष्म ऋतु के उपलक्ष्य में हमने इसका वर्णन किया था बच्चों कि सूर्य की तपन है वो इतनी तेज हो गई है कि लोग नदी के पानी में स्नान करना चाहते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। भयंकर वर्षा के कारण लोग नदी को नाव से पार भी नहीं कर पा रहे हैं। वर्षा ऋतु में इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि भयंकर वर्षा के कारण नदी में पानी की क्षमता है वो बहुत अधिक हो गई है, इसलिए नाव से लोग हैं वो नदी को पार भी नहीं कर पा रहे हैं। चिरी घन चाह चाही वो चित धर्यो है। चारों ओर बादल छाए हुए हैं, वर्षा हो रही है, तो लोग वर्षा से अपने शरीर को बचाने की, प्राणी है वो वर्षा से, जल से अपने शरीर की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिरी घन छा है चाहे बोई चित धर्यो है। लोग हैं वो थोड़ी, इतनी जो वर्षा हो रही है, चारों ओर बादल छाए हुए हैं, वर्षा हो रही है, तो लोग थोड़ी देर के लिए भी अपने शरीर को पानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो ग्रीष्म विषम वर्षा की समक्रिय है। तो कवि सेनापति की चतुराई देखो। अब उल्टा कर दो, हमने कहा था कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु की तरह कर दिया, अब यहाँ पर वर्षा ऋतु का हो रहा है, तो कर दो कि सेनापति की कविता की चतुराई को देखिए कि उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन भी ग्रीष्म ऋतु की तरह कर दिया। अब बच्चों में एक बार सीधा अर्थ बोल रहा हूँ, एक बार ग्रीष्म ऋतु का अर्थ बोलूंगा, एक बार वर्षा ऋतु का। तो ग्रीष्म ऋतु का देखें चिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। ग्रीष्म ऋतु का मैं वर्णन कर रहा हूं, सीधा अर्थ बोल रहा हूं इन पंक्तियों का। देखो धरती और अंबर तक चारों ओर सूर्य का तपन, गर्मी की तपन इतनी तेज हो गई है कि चारों ओर सब जलते हुए नजर आ रहे हैं, तपते हुए नजर आ रहे हैं। इन तरबर सभी को रूप हो रहा है। भयंकर गर्मी के कारण, सूर्य के तेज तपन के कारण वृक्षों की हरियाली नष्ट हो चुकी है, उनका रूप हर चुका है। महाझड़ लागे ज्योति भादव की होती, और भयंकर लू के चलने के कारण ऐसा लग रहा है मानो जैसे जंगल की आग फैलती है, वैसे ही ये सूर्य की गर्मी है वो भयंकर रूप से फैल रही है, तपन उसका भयंकर रूप से फैल रहा है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है, और ये गर्म हवा जो है, गर्म लू के जो थपेड़े हैं वो लोगों के शरीर, प्राणियों के शरीर को तपा रहे हैं, जला रहे हैं। दारुण तरनी तरी नदी सुपावे सब। सूर्य के इस तेज तपन के कारण लोग नदी के जल में स्नान करना चाहते हैं। सिरी घन चाहे वो चित धर्यो है। लोगों का मन कर रहा है कि वो थोड़ी देर पेड़ की छाया में खड़े होकर अपने शरीर को ठंडा करें। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, तो कवि सेनापति ग्रीष्म विषम वर्षा की समक्रिय कवि सेनापति कहते हैं कि उनकी कविता की चतुराई को देखो। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान कर दिया। ये ग्रीष्म ऋतु का हो गया। वर्षा ऋतु में
अब मैं वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा हूँ इन्हीं पंक्तियों में। तो कवि वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में इसका वर्णन क्या होगा कि देखें क्षिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर। कवि कह रहा है कि देखो धरती से आकाश तक चारों ओर छोर पर हमें जल ही जल नजर, पानी ही पानी नजर आ रहा है। तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है और भयंकर वर्षा होने के कारण, जल प्रलय होने के कारण बाढ़ की स्थिति हो गई है और उस बाढ़ में अनेक पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया, तहस नहस कर दिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, और वर्षा की जो झड़ी लगी हुई है वो वर्षा ऋतु में ऐसे चलती रहेगी, भादवों के महीने के तक ऐसे ही ये झड़ी चलती रहेगी। जलद पवन तन सेक मान्यो परो है, और वर्षा का जो कारण जो हवा है वो भी शीतल हो गई, ठंडी हो गई है, और चारों ओर बादल नजर आ रहे हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और ऐसी स्थिति में भयंकर वर्षा होने के कारण वर्षा ऋतु में लोगों के लिए नाव के द्वारा नदी पार करना भी कठिन हो गया है, क्योंकि नदी के पानी का वेग है वो बहुत अधिक बढ़ चुका है। चिरी घन चाह चाहे वो चित धर्यो है, और ऐसे में लोग जो हैं इस भयंकर वर्षा से अपने शरीर को बचाने की, पानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। तो कवि सेनापति कहते हैं कि उनकी कविता की चतुराई को देखो, उन्होंने भयंकर वर्षा ऋतु का वर्णन भी ग्रीष्म ऋतु के समान कर दिया। तो ये तो हुआ बच्चों ऋतु वर्णन हमने देखा। तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का वर्णन कवि ने एक साथ किया था। अब जो अगला पद है उसमें बच्चों वर्षा ऋतु का वर्णन किया कवि ने। किस ऋतु का? वर्षा ऋतु अकेली है, उसमें दोनों आ गई थी, वर्षा और ग्रीष्म का एक साथ। अब किस ऋतु का वर्णन कवि कर रहा है यहां पर? वर्षा ऋतु का। तो देखो वर्षा ऋतु का वर्णन दामिनी दमक यहां से लेकर सलील चहूं औरतें, यहां तक कवि ने किसका वर्णन किया है? वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो देखो दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोरतें, कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित, सिकरते शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कहो है मन भावन सो, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सरसावन, लाग्यो है बरसावन सलील चहूं औरते। तो अब यहां पर देखो बच्चों कवि क्या वर्णन कर, दामिनी दमक, दामिनी का मतलब होता है बिजली, दामिनी का मतलब बिजली, वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। और दमक का मतलब होता है चमकना, बिजली चमक रही है। सुरचाप, सुरचाप का मतलब होता है बच्चों इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। अब यहां पर बच्चों देखो एक वर्षा ऋतु जब होती है तो कवि ने यहां पर वर्णन किया है कि एक विरहिणी नायिका का पति परदेश में रह रहा है और वर्षा ऋतु पर उन्हें आने के लिए कहकर गया था, लेकिन वो आया नहीं है। तो कवि वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि वो नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी सावन का महीना आ गया है। क्या कह रही है वो? अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, ध्यान में रखना है कि एक नायक जो है वो प्रदेश रहता है और वो वर्षा ऋतु पर घर आने की बात कहकर गया लेकिन घर आया नहीं। तो जो वो विरह वेदना से पीड़ित जो नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी सावन का महीना आ गया है, सावन का महीना आ गया है, वर्षा ऋतु आ चुकी है। दामिनी दमक, चारों ओर बिजलियां चमक रही हैं। दामिनी दमक अपनी सखी से क्या करेगी? हे सखी सावन का महीना आ गया है, बिजलियां चमक रही हैं। सुरचाप की चमक, सुरचाप, इंद्रधनुष भी आसमान में सुशोभित हो रहा है, बड़ा आकर्षक लग रहा है। श्याम घटा की चमक अति घोर घन घोर है। श्याम यानी काले, घटा बादल, काले बादलों की झमक, और काले काले जो बादल हैं आसमान में उनकी गर्जना भी बड़ी भयंकर है। घोर घन घोर गर्जना, इसकी बात कर रही है, गर्जना। तो क्या कह रही हैं? दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर है।
तो एक विरहिणी नायिका जिसका पति परदेश में है, वर्षा ऋतु पर आने की बात कही लेकिन आया नहीं, तो अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, सावन का महीना आ गया है, चारों ओर बिजलियां चमक रही हैं, आसमान में वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो उसकी चमक भी, इंद्रधनुष भी आसमान में सुशोभित हो रहा है, बड़ा आकर्षक लग रहा है। काली काली घटाएं आसमान पर छाई हुई हैं और बादलों की गर्जना भी बड़ी भयंकर है। कोकिला कलापी, कोकिला का मतलब कोयल, कोकिला का मतलब कोयल, कलापी का मतलब होता है मोर, कुजत शोर। तो वो विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है, कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित, हे सखी, वर्षा ऋतु में कोयल और मोर वो इधर उधर शोर मचा रहे हैं कि हे सखी, वर्षा ऋतु आ चुकी है और इसमें कोयल और मोर इधर उधर शोर मचा रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोर रहते हैं। सीकर का मतलब वर्षा की बूंदें, सीकर का मतलब होता है वर्षा की बूंदें। तो वर्ष सीकर ते शीतल, शीतल का मतलब शीतल, ये तद्भव रूप है, तत्सम इसका क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, ठंडा। समीर का मतलब हवा, समीर का मतलब क्या है, हवा। सीकर ते शीतल समीर की जकोरते, कि हे सखी, वर्षा की बूंदों के कारण वायु है, हवा है, वो भी शीतल हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। सेनापति आवन कहो है मन भावन से, कि हे सखी, कवि सेनापति वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, आवन कहो मन भावन से, मन भावन मन को भाने वाले, अर्थात नायक की बात कर रही है। तो वो कह रही है कि हे सखी, ऐसे मौसम में मेरे पति ने, मन भावन का मतलब नायक कह सकते हैं आप, पति कह सकते हैं, तो उन्होंने आने की बात कही थी कि वर्षा ऋतु पर वो आ जाएंगे। लग्यो तरसावन विरह जुर जोरते, लग्यो तरसावन लगा है तरसाने, विरह जुर विरह जोरते, कि हे सखी, वर्षा ऋतु आ चुकी है लेकिन मेरा जो मन भावन है, मेरा जो नायक है वो आया नहीं है, और मुझे विरह है, विरह वेदना है, वो बड़े जोर से तरसाने लगी है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, हे सखी, सावन का महीना आ गया है। मदन का मतलब कामदेव, मदन इसका पर्यायवाची है कामदेव का। तो हे सखी, सावन का महीना आ चुका है और मुझे काम वासना है, वो तरसाने लगी है। लग्यो बरसावन सलील चहूं ओरते, लग्यो बरसावन, वर्षा होने लगी है, सलील जल, चहूं ओरते, चारों ओर, हे सखी, चारों ओर पानी ही पानी फैला हुआ है। तो ध्यान रखिए बच्चों, वर्षा ऋतु का कवि ने वर्णन किया है और किस प्रकार से किया है कि एक विरहिणी नायिका है, उसका पति प्रदेश गया हुआ है और वो उससे वर्षा ऋतु में घर आने की बात कहकर गया था, प्रदेश से वापस आने की बात कहकर गया था, तो वो आया नहीं है। तो वो विरहिणी नायिका जो है वो अपनी सखी से कह रही है, दामिनी दमक सूरचाप की चमक, हे सखी, सावन का महीना आ गया, वर्षा ऋतु आ गई है, आसमान में चारों तरफ बिजलियां चमक रही हैं, आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रही है, काली काली श्याम गठा की चमक अति घोर घन घोर है, आसमान में काले काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और बादलों की गर्जना है वो बहुत ही भयंकर है। कोकिला कलापी कल कुजत जित तित है, और कोयल और मोर हैं वो इधर उधर शोर कर रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकझोर है, और हे सखी, वर्षा की बूंदों के कारण, हे सखी, वर्षा की बूंदों के कारण हवा है वो भी शीतल हो चुकी है। सेनापति आवन कहो है मन भावन सो, की हे सखी, वर्षा ऋतु में मेरे नायक ने मुझे, मेरे पति ने मुझे आने के लिए कहा था। लग्यो तरसावन, तो अब मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। लग्यो तरसावन जोर जोरते, हे सखी, मुझे अब विरह वेदना है वो बड़े जोर से तरसाने लगी है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, हे सखी, सावन का महीना आ चुका है और मुझे काम वासना है वो तड़फाने लगी है। लग्यो है बरसावन सलील चहूं ओर थे, और सावन के महीने में चारों ओर वर्षा ऋतु के कारण चारों ओर जल ही जल फैल रहा है, बादल हैं वो चारों ओर वर्षा ही वर्षा कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम आगे का जो चैप्टर है वो कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।